सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी हिंदी ऐच्छिक विषय पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 काव्यखंड, जिसे पद्यखंड भी कहा जाता है, उसमें से कार्नेलिया का गीत, इस पाठ का चिंतन करने जा रहे हैं। विशद व्याख्या, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, अलंकारों का चिंतन किया जा रहा है। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक का नाम या कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म सन 1888 में बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। शिक्षा विधिवत क्वींस कॉलेज तक 8वीं तक हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू ये विषय उन्होंने घर में ही स्वाध्याय से पढ़े। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप पढ़ना। परिवार में किसी व्यक्ति से सहायता तो ले सकते हैं, लेकिन विधिवत कॉलेज में न जाना, स्कूल में न जाना। जो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है, उसमें पठन पाठन पर बहुत अधिक रुचि होती है और रुचि के आधार से ही कार्य में, पठन पाठन में वृद्धि होती है। उनकी जो रचना कृति है, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, और आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चंद्रगुप्त के अंश का है, जो उन्होंने नाटक लिखा। स्कंदगुप्त, जो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा और पिछले वीडियो में देखा, ये उसका वर्णन है। उपन्यास, कहानियां, ये सब लेखन की विधाएं हैं, तरीके हैं। इस पर भी उन्होंने अपना लेखन किया। वे छायावादी प्रकृति के हैं। छायावादी से तात्पर्य यह है कि लेखकों ने युगों को विभाजन किया है और विभाजन में जब लेखक का जो समय है उसे छायावादी समय कहा गया है। राष्ट्रीय जागरण का महत्व को उन्होंने ज्यादा दिया, मतलब जिसमें देश के प्रति चिंतन किया गया हो उसका स्थान दिया। प्रकृति के सौंदर्य चित्रण को स्थान दिया गया। इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यह खड़ी बोली में लिखी गई है और इनमें जो प्रयोग किए गए हैं शब्द है, उनमें लक्षणा और व्यंजना बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। लक्षणा का मतलब होता है कविताओं में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उनमें एक शक्ति होती है, कोई ना कोई अपना जो मुख्य शब्द है उससे अधिक अर्थ को बताते हैं, लक्षित करते हैं। व्यंजना का मतलब है उसमें से कोई नया अर्थ भी प्रकट होता है। यह शब्द शक्ति है। अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। साथ में बिंब विधान। बिंब विधान का मतलब होता है जब हम कविता को पढ़ते रहते हैं तो उसमें एक हमारे दिमाग में एक चित्र उपस्थित होता है, तो उसे बिंब विधान कहते हैं। चित्रात्मक शैली भी कहते हैं। विशेष स्मरणीय, इसमें याद रखें जब कविता को पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में इस बात को याद रखना आवश्यक है कि यह सिंधु नदी तट का किनारा है जहां का प्रकरण का वर्णन किया गया है। सिकंदर विश्व विजय की कल्पना लेकर के निकले हैं। सेल्यूकस उनके साथ में उनका प्रधान सेनापति है और उनके परिवार में सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया भी साथ है। जो कार्नेलिया साथ साथ चल रही थी विश्व विजय को लेकर के अपने पिता के साथ और राजा सिकंदर के साथ, वो भारत आने पर भारत की गौरव गाथा को अपने शब्दों से वर्णन करती है, जिसको कवि ने लेखनीबद्ध किया है। यह भारत की संस्कृति और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, इन दोनों का विशद चिंतन किया गया है।
अब हम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है, कविता का नाम है कार्नेलिया का गीत, जिसे प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने के द्वारा लिखे हुए चंद्रगुप्त के नाटक, उसका एक अंश है, उसमें से एक गीत को लिया गया है और प्रसाद जी ने इसको बड़े सुंदर तरीके से अपने शब्दों में लिखा है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, पुत्री है। जब सेना बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, युद्ध करते हुए, सिंधु नदी के किनारे, जो अभी पाकिस्तान में है, जब भारतवर्ष का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब ईरान तक की यह आर्यावर्त कहलाता था। तो उस समय ग्रीक शिविर का मतलब है सेना, ग्रीक सेना का जो शिविर है, वहां पर सिंधु नदी के किनारे अपना डेरा लगा रखे हैं। तो वहां का मनोरम दृश्य को देख करके कार्नेलिया बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वो कहती है, सिंधु का मनोहर तट मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। उसका मन भी परिवर्तन हो रहा है, दिल भी परिवर्तन हो रहा है और वह भाव विभोर हो जा रही है इस भारतवर्ष की खूबसूरती को देख करके। लिखते हैं, धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता मेरे हृदय में घुस रही है। स्निग्धता का मतलब होता है ऐसा सौंदर्य जो मन को आह्लाद, खुशियों से परिपूर्ण कर दे, जिसमें शांति की झलक हो, जिससे हृदय भाव विभोर हो जाए, ऐसे को कहते हैं प्रशांत स्निग्धता। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहां पहुंच गई हूं जहां के लिए चल पड़ी थी। अपने पिता के साथ, सेनापति सेल्यूकस के साथ वो यात्रा में साथ चल पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह था कि मेरा एक स्थान है जहां को मुझे विजय प्राप्त करना चाहिए, जहां पर मेरा जीवन आनंद से आह्लादित हो जाए। तो भारतवर्ष को देख करके कहती है, लगता है कि मैं वहां पहुंच गई हूं जहां पर मुझे चलना चाहिए था, जहां के लिए मैं चल पड़ी थी। कहती है, यह निसर्ग सुंदर है। निसर्ग सुंदर का मतलब स्वर्ग की तरह सुंदर है, स्वर्गिक कल्पना है। जैसे स्वर्ग में खूबसूरती है, ऐसे ही भारतवर्ष की खूबसूरत है। कितना रमणीय है। रमणीय का मतलब यह है जो भाव विभोर कर दे, खुश कर दे, जहां पर घूमने का मन करे, इसे रमणीय कहते हैं। आज वह भारत संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। कहीं न कहीं उसे भारतीय संगीत के प्रति अभिरुचि थी, भारत के विषय में वो जानी थी। आज उसको आंखों से देख रही है तो कहती क्या है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हम इसको कविता में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें देश के गौरव का वर्णन किया गया है, अर्थात भारत देश का गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। साथ में ही कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को भी विशिष्ट स्थान दिया है। विशिष्टता पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस खूबसूरती को कवि ने अपने शब्दों से निबद्ध किया है और कहते हैं, पक्षी भी यहां पर घोंसला बनाने की कल्पना करते हैं, अर्थात वो भी यहां के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो जाते हैं। अनजान को सहारा देना, ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आए, जो बाहर से आए, तो हमारे यहाँ आतिथ्य की परंपरा है, करुणा की भावना है, उसे भी हम सहारा देते हैं। लेखक ने इन गहन कल्पनाओं को कहां किया है, हम इसे पढ़ेंगे कविता में। तो आइए कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो कविता का अद्भुत सौंदर्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं।
कार्नेलिया का गीत। गीत तब गाया जाता है जब मन भाव विभोर हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है या अत्यंत दुख में होता है। आज कार्नेलिया का मन अत्यंत प्रसन्न है, तो उसके मुख से एक सुंदर कविता की झलक यहाँ आप देखेंगे। कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। यहाँ शब्द कहती है देश हमारा। कहीं ना कहीं उसने मन में कल्पना कर ली कि मेरा देश यही होना चाहिए, और मन में स्वीकार कर लेती है कि यह मेरा देश है। उसमें इस देश के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है। साथ में कहती है कि मधुमय, यह देश सर्वत्र मिठास से परिपूर्ण है। मिठास से तात्पर्य यहां पर यह है, प्रकृति के समस्त फल अद्भुत मधुरता का वातावरण देते हैं। प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य मधुमय उत्पन्न करता है। लेकिन यहां शब्द है पहला, अरुण यह मधुमय। अरुण का मतलब कहते हैं प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य को, प्रातःकालीन जो सूर्योदय है उसके लाल कलर, लाल रंग, जिसे हम लोग साहित्यिक भाषा में कहते हैं अरुणिमा, इसको केसरिया भी कहा जाता है। उससे इस देश का सौंदर्य बड़ा और भी खूबसूरत हो गया है। प्राकृतिक सौंदर्य। कार्नेलिया इसको देख करके अभिभूत हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज कहते हैं आसमान और धरती का मिलता हुआ किनारा। जब हम दूर स्थान को देखते हैं या किसी ऊंचे स्थान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी अंश में आसमान और धरती मिलता हुआ नजर आता है। उस क्षेत्र को क्षितिज कहते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि अनजान क्षितिज को, ऐसा व्यक्ति जो भारतवर्ष के लिए अनजान है, उसके लिए यह भारतवर्ष क्षितिज बन जाता है। मतलब उसको यहां से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, लगता है कि मेरी आखिरी सीमा है। कार्नेलिया को भी लगता है कि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना, ये मेरी आखिरी सीमा है। एक सहारा। सहारा का मतलब यह है, ऐसे मन में जिसकी भावना आती है उसके लिए यह देश सहारा बन जाता है। वो उसको स्वीकार कर लेता है। सरस तामरस घर विवाह पर। तामरस कहते हैं कमल के फूल। जब कमल के फूल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ खिल उठते हैं और जल में सरस, जल गर्भ विवाह पर, जल के अंदर जहां पर कमल खिले हैं उसके आसपास जल के अंदर, विवाह का मतलब एक सौंदर्य, नाच रही तरु शिखा मनोहर। तरु कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष की चोटी पर जो सूर्य की पहली किरणें झलक रही हैं, सूर्य की पहली किरणें पड़ रही हैं, उससे उसका सौंदर्य बढ़ गया। लेकिन साथ में उस पेड़ की परछाई और साथ में सूर्य की हल्की हल्की किरणें और जल पर खिल रहे कमल, ये तीनों के तीनों हल्के हल्के जल पर जो लहरें आ रही है उससे ये नाच रही, ये प्रतिबिंब नृत्य कर रहा है। लेखक ने यहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पेड़ की जो चोटी है वो वृक्ष की चोटियां सूर्य के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित होकर के जल पर नृत्य कर रही हैं। यहां तो मनुष्य की तरह कल्पना करना, लेखक ने यहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनोहर, और वो दृश्य इतना खूबसूरत है, मन को हर लेता है। कार्नेलिया का मन प्रसन्नता से अभिभूत हो गई है। छिटका जीवन हरियाली पर। भारतवर्ष में जो जीवन है हरा भरा है। यहां पर हर व्यक्ति शांत है, समृद्ध है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अंतर आत्मा से संतुष्ट है। जैसे प्रकृति खूबसूरतता से भरी हुई है,
ऐसे ही मनुष्य में। लेकिन जहां प्रकृति है उस पर कह रहे हैं कि छिटका जीवन हरियाली पर। यहां पर दोनों ही बातों का वर्णन किया है, मनुष्य जीवन और हरियाली प्रकृति को। मंगल कुंकुम सारा, मंगल पवित्रता का सूचक है, मांगलिकता का कारण है, सौभाग्य का कारक है। कुंकुम कहते हैं जो मस्तिष्क में, जो माथे पर लगाया जाता है, वह कुंकुम जिसका कलर हल्का सा लाल सा होता है, यह सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसे ही प्रातःकालीन सूर्योदय के साथ में जो हल्का सा अरुणिमा रंग प्रकृति के माथे पर लग गया है, वह हमारे देश के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। देश की सुंदरता का वर्णन किया है। लघु सुर धनु से, यहां पर से शब्द लगने से, और यहां पर तुलना की जा रही है। सुर धनु का मतलब इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का की तुलना की गई है पंख पसारे पक्षी के साथ तुलना की गई है, इसीलिए यहां पर उपमा अलंकार है। भारतवर्ष की ओर पंख को फैला करके आसमान में उड़ते हुए जो पक्षी नजर आ रहे हैं, लेखक ने वहां पर उसे कहा है ये पक्षी नहीं, इंद्रधनुष है, जिसमें खूबसूरती नजर आती है। तो इसीलिए उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए वो कहते हैं कि छोटे छोटे पंखों के सहारे में जो उड़ते हुए चिड़िया आ रही हैं, वो इंद्रधनुष से लग रहे हैं। शीतल मलय समीर सहारे, मलय पर्वत का नाम है जो दक्षिण भारत में है। मलय पर्वत में चंदन के वृक्ष बहुत होते हैं, और उस चंदन के वृक्ष के बीच में से जब ठंडी ठंडी हवा निकल के आती है तो उसमें से थोड़ी सी खुशबू भी होती है, चंदन की खुशबू होती है। साथ में पेड़ों के बीच में से आने से उसमें शीतलता होती है, पहाड़ों को स्पर्श करके आने से उसमें शीतलता होती है। तो समीर का मतलब हवा। वो आ रहे हैं, चिड़िया जो उड़ रही हैं उस दिशा से आ रही है, वो पूर्व की ओर से आ रही हैं, दक्षिण भारत की ओर से आ रही हैं। तो वो उसको सहारा लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो ठंडी हवा जो है भारतवर्ष की ओर आ रही है। तो समीर सहारे, यहां पर आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। स और स, र और र, इन वर्णों का अधिक प्रयोग होने से दोनों शब्दों में यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो लेखक ने अलंकारों का भी खूबसूरती से प्रयोग किया है। उड़ते खगन जिस ओर मुंह किए, जिस देश की ओर मुंह करके खग पक्षी आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? समय नीड़ समझ नीड़ निज प्यारा। वो ये सोचते हैं, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। हम अपना घोंसला यहीं बनाएंगे क्योंकि यह देश प्राकृतिक तरीके से समृद्ध है। यहां पर लेखक जो है इस बहाने ये भी कहना चाहते हैं, विदेशी लोग भी जो यहाँ आते हैं तो यहाँ की समृद्धि को देख करके, यहाँ के लोगों के सहजता को देख करके, यहाँ के लोगों के भाव करुणा को देख करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ प्रशासन करना चाहते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। करुणा भारतवर्ष के मन में है। वो दूसरे के दुखों को देख करके तुरंत द्रवित हो जाते हैं और उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। भारत की परंपरा रही है अहिंसा, करुणा, प्रेम, सौहार्द्य। तो लेखक ने कहा है कि आंखों में करुणा जल भरा हुआ है और वो जल की मात्रा इतनी अधिक है यहां पर कि वो बादल की तरह बन जाते हैं। बरसाती आंखों के बादल, आंखों से माने इतना अधिक आंखों में जल है कि वह बादल की तरह नजर आते हैं, वो बादल जो अभी बरस पड़ने वाले हों। लहराते टकराती अनंत की ओर, अनंत कहते हैं वैसे आसमान को भी कहते हैं यहां पर, लेकिन समुद्र के लिए है। भारतवर्ष हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी तीन ओर से घिरा हुआ है। तो उससे दूर जो लहरें घूमते हुए आती हैं
और आकर के भारतवर्ष के किनारे पर टकराती हैं, तो कहीं ना कहीं लेखक कहते हैं पाकर जहां किनारा, भारतवर्ष में भी वो लहरें चलती हुई आकर के टकराती हैं, तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है कि वो भी चाहते हैं कि भारतवर्ष में ही हमें किनारा मिले। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। लेखक ने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रातःकालीन की सूर्योदय से पूर्व अवस्था को उषा काल कहते हैं, और उषा को उन्होंने एक युवती के रूप में कल्पना किया, ऐसी युवती जो सिर में जल का कलश लेकर के अभी समुद्र के आगे से निकलते हुए आ रही हो। हेम कुंभले, हेम का मतलब होता है सोना। सोने को जब तपाते हैं तो उसका रंग और सूर्य के उगते हुए उसका रंग में, दोनों में बेहद समानता होती है। तो उषा सिर में कुंभ घड़ा लेकर के सुबह सुबह, और घड़े में क्या भर रखी है? सुख, सुख भर रखी है। और सुख को क्या करती है? ढुलकाती, भारतवर्ष में वो लुढ़का देती है, अर्थात भारतवर्ष में सुख है। कवि यहां पर कहना ये चाहते हैं कि प्रातःकालीन की शुभ वेला में सूर्योदय के साथ जब यहाँ पर पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण हो, सबके चेहरे में प्रसन्नता होती हो, ठंडी ठंडी लहरें, हवा के झोंके आते हों, और समुद्र के किनारे में जब लहरें भी आती हो, तो सारा मिलाकर के सुखमय वातावरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्नेलिया जिस सिंधु नदी के तट पर बैठी है, तो वहां पर भी सुंदर वातावरण है। ये पूरे भारतवर्ष का वर्णन है। अंत में कहते हैं, मदिर उंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। रजनी कहते हैं रात्रि। रात्रि को तारा, जो आसमान में तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो रात्रि भर चमकते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर मनुष्य की तरह कल्पना करते हुए कहते हैं, और जग कर रात भर जागते हैं। क्या, किस लिए जागते हैं? ताकि सुंदरता से टिमटिमाते हुए आसमान को खूबसूरत कर दें। तो रात भर जागने से मदिर, थोड़ी उनको नींद आ रही है, अलसा रहे हैं, आलस्य आंखों में भर गया है, तो अब वो ऊँग रहे हैं। ऊँग रहे का मतलब होता है अब सोने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अब दिन उग रहा है और रात्रि जा रही है, तारे छिप रहे हैं, उषा जो है सुख को लुढ़का रही है। तो इस पूरी कविता में लेखक ने जहां पर भारतवर्ष की खूबसूरती का, भारतवर्ष के गौरव गाथा का वर्णन किया है, वहां पर प्रकृति के सौंदर्य का खूबसूरत वर्णन किया है। और इस खूबसूरती पर वर्णन करने के पश्चात अब लेखक जो है इस पाठ के को चिंतन करने के लिए जो जो बातें कही लेखक ने, हम प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करने जा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर को जानने के लिए आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत। कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो कहते जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। भारत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। यहां पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यह यहाँ की आतिथ्य की भावना है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और आदित्य है। अद्भुत मतलब खूबसूरत है। आदित्य यहाँ पर वैसे प्रकाश के चमक के कारण है, आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं। भारत की संस्कृति महान है। प्रश्न नंबर 2, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित हो रहा है? यहां पर उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का, जैसे चिड़िया जो है बाहर से आती हैं, ऐसे ही लोग भी बाहर से आते हैं, तो अभिव्यंजित करता है। खग के बहाने यहाँ पर जो विदेशी आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यंजित किया है?
मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शब्दों में व्यंजना शक्ति होती है, वो अर्थ के पीछे कुछ भाव छिपाए रहते हैं। तो यहाँ पर उड़ते खग जो है ये अभिव्यंजित कर रहा है उन लोगों के लिए जो भारत देश में नहीं है लेकिन यहाँ पर आकर के रहना चाहते हैं। कार्नेलिया ने भी यहाँ करके रहा था और तत्कालीन सम्राट से भारतवर्ष में शादी कर ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य से। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है, भारत के लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति की भी प्राप्ति होती है। यह भारतवर्ष की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल, इस पंक्ति से विशेष अर्थ यह अभिव्यंजित होता है, व्यंजना शक्ति है इसमें। भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी होते हैं, ये भारतीयों की खूबी है। यह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। अगर आपको यह सारे प्रश्न समझ में आ रहा है और कविता अच्छी तरह समझ में आ रही है और अगली कविता को आप समझना चाहते हैं या पूरे पुस्तक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बार बार ढूंढना न पड़े। सब्सक्राइब बटन आपके जो वीडियो है उसके राइट साइड में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दें और साथ में यहाँ पर लाइक होगा, उसको लाइक को भी दबा दें। तो इससे आपको हर कविताओं का, हर पाठ का मैं आपको भाव समझाता रहूंगा, आपको अपने आप ही प्राप्त होता रहेगा और ये YouTube में मिलेगा। और प्रश्न नंबर 3, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उंगते रहते सब जग कर रजनी भर तारा। इस काव्यांश में उषा का मानवीकरण किया गया है और पानी से भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इस पंक्ति में भोर, भोर कहते हैं सुबह का समय, सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री, उषा रूपी स्त्री अपने सूर्य को सुनहरे घड़े के रूप में आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी सुख का पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख रूप में ढुलका देती है। मंगल सुख का कारक है। तारे उगने लगते हैं, भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है, तारे भी छुप जाते हैं और लोग जाग जाते हैं। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीकरण अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, मतलब इसको आप गा सकते हैं और बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः इसे गाया जा सकता है। जग जग कर, ये शब्द अनुप्रास अलंकार है। हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। यहां पर कुंभ ही और हेम में दोनों में बहुत एक रूपता है, रूपक अलंकार है। जहां अनजान क्षितिज को मिलता सहारा, पंक्ति एक आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, इसका तात्पर्य है भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिलता है जिनका कोई आश्रय नहीं होता। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति, यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को आश्रय नहीं दिया जाता बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी आश्रय दिया जाता है। प्रकृति पक्षियों को सहारा देती है और हम जो है अजनबी लोगों को देते हैं, भारतवर्ष के लोग। प्रश्न नंबर 5, प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल है? कविता से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रसाद जी शब्दों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्ति को बड़े मार्मिक बना देते हैं। वह शब्दों के साथ इस तरह खेलते हैं मानो कोई कठपुतली को धागों से पिरोकर नचा रहे हैं। मतलब यह है कि वो शब्दों को इतना सुंदर चयन करते हैं और उसको कहाँ प्रयोग करना है, कितने समय के लिए प्रयोग करना है और किन किन अर्थों के लिए प्रयोग करना है, इसके ऊपर वो बड़ा ध्यान देते हैं। उनकी भावाभिव्यक्ति इतनी मार्मिक है, हृदय द्रवित हो उठता है।
मन प्रसन्न हो उठता है। जैसे उदाहरण है, ये हम तो पिछली कविता में है, आह वेदना मिली लोग सतृष्ण दीठ थी सबकी, लौटा लो यह अपनी थाती, ये पिछली कविताओं का है, ये पिछली कविता का है। तो ये सारा उदाहरण दिया गया है देवसेना के गीत से। कविता में प्राकृतिक चिन्ह शब्दों को उदाहरण दीजिए। प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर है, प्यारा है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है तथा सूर्योदय का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल, वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहे हों। भोर का समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली हुई लालिमा बहुत मंगलकारी होती है। मलय पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का जादू सा उत्पन्न करते हैं। सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होता है। उसकी किरणें लोगों में आलस्य निकालकर सुख बिखेरती है। इस प्रकार हमने आपको प्रश्नों के भी उत्तर समझाया। अब डॉक्टर गजानन आर्य का आप सबको प्रणाम। अगले पाठ के लिए आप पुनः YouTube में जाकर के इसको ढूंढ सकते हैं और डॉक्टर गजानन आर्य के नाम से आपको प्राप्त होगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, जो आप इसको पढ़ रहे हैं, इसको राइट साइड में सब्सक्राइब बटन उसको दबा दीजिए और लेफ्ट में लाइक है इसको कर दीजिए। अगला मेरा वीडियो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा जब आप इसको YouTube को खोलेंगे। इस प्रकार से इस पाठ को आसान करने के लिए बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। आशा है आप अपने मित्रों को भी बताएंगे, अपने साथियों को भी बताएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है एग्जाम में, परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबर ला करके आप अपने परिवार को आनंदित करेंगे और अगले जगह आपको अच्छा एडमिशन मिलेगा। धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम।